अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अहमद बिलाल फ्राम स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज कैदाबाद। आज जो हम टॉपिक केमिस्ट्री का पढ़ने जा रहे हैं, 9th की केमिस्ट्री का, वो है केमिकल बॉन्ड 4.2 टॉपिक है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो उसकी सबसे पहले हम डिफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। अ केमिकल बॉन्ड इज़ डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, यानी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कशिश की फोर्स है जो मुख्तलिफ एटम्स को दैट होल्ड्स दैम टुगेदर इन अ सब्सटेंस, किसी भी शय के अंदर जोड़े रखती है, इकट्ठे रखती है। सब्सटेंस जैसे कि वाटर एक सब्सटेंस है, इसी तरह H2 सब्सटेंस है, NaCl सब्सटेंस है, ठीक है। तो किसी भी शय के अंदर एटम्स को जो फोर्स आपस में जोड़े रखती है उसे केमिकल बॉन्ड का नाम दिया जाता है, केमिकल फोर्स का नाम दिया जाता है। तो नेक्स्ट जो इसका रीज़न है कि एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, तो इसकी दो वजूहात हैं। कॉजेज़ ऑफ केमिकल बॉन्ड वो हम पढ़ेंगे, कॉजेज़ ऑफ केमिकल बॉन्ड, एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो एटम केमिकल बॉन्ड बनाने की दो वजूहात हैं, एक ओल्ड कंसेप्ट है, एक मॉडर्न कंसेप्ट है। ओल्ड कंसेप्ट सबसे पहले हम देख लेते हैं। ओल्ड कंसेप्ट क्या है? ओल्ड कंसेप्ट ये है कि जैसे कि पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस हैं, जिसके अंदर हीलियम है, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये नोबल गैसेस ग्रुप नंबर 18 से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके वैलेंस शेल कंप्लीट हैं। जैसे कि हीलियम का वैलेंस शेल एक ही शेल है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी ऑक्टेट रूल को ये फॉलो करती हैं। इनके 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हैं, इसलिए नोबल गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करती। और कुछ नोबल गैसेस के कुछ कंपाउंड हैं जो कि बनाए गए हैं बकाया, आम तौर पर नॉर्मली जो है नोबल गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करती और ना ही दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। हाँ, मखसूस कंडीशन के तहत कुछ इसके कंपाउंड्स बनाए गए हैं, लेकिन वो फर्स्ट ईयर और इससे अगली क्लासेस के अंदर उन्हें स्टडी किया जाता है। 9th क्लास के अंदर तकरीबन यही कंसेप्ट दिया जाता है कि बाकी एलिमेंट्स अपने ऑक्टेट को नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मुकम्मल करने के लिए रिएक्ट करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, नियॉन से पहले फ्लोरीन मौजूद है और फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह आर्गॉन से पहले क्लोरीन मौजूद है, इसके भी आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अपने करीब तरीन नोबल गैस नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करना चाहती है फ्लोरीन गैस, और क्लोरीन जो है वो आर्गॉन जैसी नोबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करना चाहती है। तो अगर हम फ्लोरीन को देखें तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएं तो इसके टोटल एटॉमिक नंबर जो है 9 है, 2 7, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब ये किसी दूसरे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, यानी रिएक्ट कर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, F2 बन जाएगा। अब इस दौरान इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे शेयरिंग के नतीजे में। इसी तरह Cl2 भी जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी तो इसका भी ऑक्टेट यानी कि वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा, नोबल गैस आर्गॉन जैसा हो जाएगा। तो बाकी एलिमेंट्स भी इसी तरह अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस जैसी करने के लिए रिएक्ट करते हैं। ये एक कंसेप्ट है, ओल्ड कंसेप्ट है ऑक्टेट रूल। क्योंकि कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जैसे कि PCl5 जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। तो इसके बाद एक मॉडर्न कंसेप्ट दिया गया, मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट क्या है? मॉडर्न कंसेप्ट एनर्जी पर डिपेंड करता है, एनर्जी के लिहाज से बयान किया गया कि एटम आपस में इसलिए रिएक्ट करते हैं कि वो अपने एनर्जी पोटेंशियल को कम करना चाहते हैं, एनर्जी डिक्रीज़ करना चाहते हैं, डिक्रीज़ होकर ये स्टेबल हो जाते हैं। यानी ये एटम इसलिए रिएक्ट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज़ करना चाहते हैं। अब ये मॉडर्न कंसेप्ट के लिहाज से हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं।
जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं मॉडर्न कंसेप्ट के लिहाज से, हाइड्रोजन H2 है। यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट हाइड्रोजन के ये दो एटम यहाँ पर मौजूद हैं, इनके दरमियान, इसके न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस है। तो ये अपनी एनर्जी को कम करना चाहते हैं, आपस में केमिकल बॉन्ड बनाकर अपनी एनर्जी को कम करना चाहते हैं, क्योंकि जब ये इनकी एनर्जी कम हो जाएगी तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल की शक्ल में आ जाएंगे। तो ऐसा ऐसा इसके दरमियान चूँकि अब प्रोटॉन इसके मरकज़ में पाया जाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे हाइड्रोजन में भी पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पर रिपल्शन की भी फोर्स है और अट्रैक्शन की भी फोर्स है। कैसे? ये पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन की वजह से वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कशिश कर रहा है। तो दोनों फोर्सेज इसमें पाई जाती हैं, अट्रैक्शन की फोर्स भी पाई जाती है, रिपल्शन की फोर्स भी पाई जाती है। तो ये अपने एनर्जी लेवल को कैसे कम करेंगे? ये एटम जब एक दूसरे के करीब आते जाएंगे तो इनका एनर्जी लेवल जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। स्लोप यहाँ पर इस तरह ग्राफ बनेगा कि यहाँ इस पॉइंट पर आकर इसका एनर्जी लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा, मिनिमम एनर्जी लेवल होगा। जब एनर्जी लेवल मिनिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, उस वक्त यहाँ पर बॉन्ड वजूद में आ जाएगा, यानी ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। और इस दौरान जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है तो ये जो है, ये यहाँ पर हम ज़ाहिर कर रहे हैं कि इसकी बॉन्ड लेंथ यानी दो न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस, ये दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस है, ठीक है। तो वो तकरीबन हाइड्रोजन की सूरत में 75.4 पिकोमीटर होता है। यानी जब इनका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, मिनिमम एनर्जी हो जाती है, तो उस वक्त इनके दरमियान जो दो बॉन्डेड एटम है हाइड्रोजन के, उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जिसे बॉन्ड लेंथ कहा जाता है, वो 75.4 पिकोमीटर रह जाता है। इस वक्त ये स्टेबल हालत में आ जाता है, यानी ये सबसे ज़्यादा स्टेबल इस वक्त हाइड्रोजन होता है जब इसकी एनर्जी जो है मिनिमम एनर्जी हो जाती है। यानी पहले इसकी एनर्जी ज़्यादा थी तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो इनके पास होती है वो रिलीज़ कर देते हैं। यानी ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जो सिस्टम की एनर्जी होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है, यानी वो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है और इजाफी एनर्जी जो होती है वो ये रिलीज़ कर देते हैं। अगर एनर्जी, ये जो ग्राफ है ये एनर्जी को शो कर रहा है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर की तरफ इंक्रीज़ होती है। जैसे जैसे एटम और ज़्यादा करीब लाया जाए तो एक लम्हा ऐसा आता है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ इतनी हो जाती है कि यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाती है अट्रैक्टिव फोर्स से, यानी रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाती है और अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाती है। तो वो लम्हा जिस पर रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाए और अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाए तो उस वक्त ये बॉन्ड ब्रेकअप हो जाता है, यानी ये बॉन्ड टूट जाता है। इस तरह दोनों फिर एटम एक दूसरे से अलहदा हो सकते हैं। तो ये वो पॉइंट था जहाँ पर ये मॉलिक्यूल की शक्ल में आ जाता है, इसका एनर्जी लेवल मिनिमम हो जाता है। तो ये एक हमारे पास एग्जांपल थी। सेकंड एग्जांपल हम स्टडी करते हैं, जैसे कि आयोनिक बॉन्ड जो बनता है। आयोनिक बॉन्ड के बारे में अगर हम देखें तो उसके अंदर मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास सोडियम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखें 281, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 28 हो जाती है। यानी इसके वैलेंस शेल में अब इसका जो सेकंड शेल है वो वैलेंस शेल है और उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है और इसने नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ली है। इसी तरह अगर हम क्लोरीन को देखें, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है। क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
पहले इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें 287, यानी इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो नोबल गैस इसके करीब तरीन ऑर्गान है, तो ये ऑर्गान जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करनी चाहती है, तो इसके लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन दरकार होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस ऑर्गान जैसी हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सोडियम आयन पर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड आयन पर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है अपोजिट चार्ज की वजह से, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। तो ये जो आयनिक बॉन्ड है आयन के दरमियान वजूद में आता है और इसके दरमियान जो फोर्स पाई जाती है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और इस दौरान ये भी बॉन्ड जब वजूद में आता है, जिस तरह कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आता है तो वो अपनी एनर्जी लेवल को कम कर लेता है, तो ये भी उसी तरह अपने एनर्जी लेवल को कम कर लेता है कंपाउंड जो है, और इस दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है। यानी ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जब बॉन्ड वजूद में आ रहा होता है। तो ये जो दरमियान में इसके अंदर अट्रैक्शन पैदा हुई है, फोर्स पैदा हुई है, और ये फोर्स क्यों पैदा हुई है, ये कंपाउंड जब बनता है तो ये अपने एनर्जी लेवल को कम करना चाहता है स्टेबल होने के लिए, उस वजह से यहाँ पर फोर्स क्रिएट हुई है। ठीक है, तो ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड केमिकल बॉन्ड का सबब बनती है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं यहाँ मेंशन कर दूँ कि जब सोडियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है, खारिज होता है, तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो 496 किलो जूल पर मोल होती है। पॉजिटिव साइन से ज़ाहिर करते हैं चूँकि इसे यूज़ किया जाता है। और क्लोरीन के लिए जो एनर्जी रिलीज़ होती है यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 349 किलो जूल पर मोल। सेम इसी तरह पोटाशियम और क्लोरीन भी अगर रिएक्ट करें कि पोटाशियम और क्लोरीन को रिएक्ट करवाया जाए तो ये भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए पोटाशियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। जब ये इनका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा तो ये अपने आप को स्टेबल हालत पोटाशियम क्लोराइड की शक्ल में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस बॉन्ड के दौरान भी एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आयोनिक बॉन्ड के ज़रिए, एग्जाम्पल के ज़रिए और कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए कि केमिकल बॉन्ड कैसे वजूद में आता है और केमिकल बॉन्ड होता क्या है। दो कंसेप्ट हैं, एक ओल्ड कंसेप्ट जिसमें ऑक्टेट रूल को बयान किया गया कि तमाम एटम नोबल गैसेस को फॉलो करते हुए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं, और जो दूसरा कंसेप्ट है मॉडर्न कंसेप्ट उसके वो एनर्जी के लिहाज से है कि एटम अपने एनर्जी को कम करना चाहते हैं और स्टेबल होना चाहते हैं, तो वो जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो अपने एनर्जी लेवल को कम कर लेते हैं। जब उनका एनर्जी लेवल कम हो जाता है तो उस दौरान उनके दरमियान अट्रैक्शन पैदा होती है और अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स पर डोमिनेट हो जाती है और बॉन्ड वजूद में आ जाता है। और अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाए तो फिर बॉन्ड ब्रेकअप हो जाता है, यानी बॉन्ड वजूद में नहीं आता और सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है।